तमाम मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको सीधा चुनाव आयोग लिए चलते हैं, जहां पर रमन ममगई मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। रमन, अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों के बीच चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश, गोवा में 1 चरण में चुनाव होने की संभावना है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सरफराज, चुनाव आयोग ने अलग अलग प्रदेश में जाकर बैठक की थी, तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत की थी और जिसके बाद ये सारे जो राजनीतिक दल थे उन्होंने कहा था कि चुनाव सही समय पर होने चाहिए। और हमने जिस तरह से देखा है कि पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि बड़ा पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल बड़ा प्रदेश था, तो 8 चरणों में उस तक चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे में चुनाव करवाना वैसे ही आसान नहीं होता। तमाम तरह की जो चुनौतियां होती हैं वो सामने होती हैं और इस वक्त तो कोविड का वक्त भी है, तो तमाम तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर करने पड़ेंगे। जो पोलिंग स्टेशन है वो बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो इसीलिए ज़्यादा चरणों में चुनाव उत्तर प्रदेश में हो सकता है। लेकिन जैसे छोटे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है जिसमें सिर्फ 70 विधानसभा है, गोवा है या फिर मणिपुर है, वहाँ 1 या 2 चरण में चुनाव हो सकता है। फिर बारी आती है पंजाब, तो पंजाब भी बड़ा राज्य है, तो वहाँ पर भी जो चरण है 2 या 3 हो सकते हैं जिसमें चुनाव आयोग चुनाव करवा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए ही चुनाव किए जाएंगे। आज चुनाव की तारीख तो घोषित कर दी जाएंगी, लेकिन सरफराज जो सबसे ज्यादा जिस बात का लोगों को इंतजार है या पॉलिटिकल पार्टीज को इंतजार है, वो ये देखना होगा कि क्या कोई गाइडलाइन जारी की जाएंगी इस बात को लेकर कि किस तरह से चुनाव होना है, किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी रैली को लेकर या जनसभाओं को लेकर या किस तरह से कैंपेन होना है उसको लेकर क्या कोई गाइडलाइन जारी की जाती है। ये बेहद महत्वपूर्ण देखना इस वक्त हो जाता है। हालांकि चाहे बिहार का चुनाव हुआ हो, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ हो, तमाम कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है और आपने लगातार ही ये चुनाव कवर किए हैं और उसमें इस बात को हमने अच्छी तरह से देखा है कि किस तरह से जो तमाम प्रिकॉशंस थे वो लिए गए थे। जितने भी पोलिंग सेंटर्स थे या पोलिंग बूथ थे वहां पर इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया जाए। जी रमन, मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर चुनाव आयोग, स्वास्थ्य सचिवों के साथ भी चुनाव आयोग की बैठकें हुई, ऐसे में स्वास्थ्य सचिवों का भी क्या चुनाव आयोग को यह सुझाव रहा कि जो कोविड गाइडलाइंस है उसी के मद्देनजर, उसी के तहत अगर सारे चुनाव किए जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जंग वोट की जंग के अलावा जो जंग है वो कोरोना से ये जंग जारी है, तीसरी लहर की दस्तक आ चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज चुनाव आयोग के सामने है कि आखिर एक बूथ पर कितने लोग जमा हों। आमतौर पर 1500 लोग एक बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग किस तरह की गाइडलाइन के साथ, आपको लगता है सूत्रों के हवाले से जो चरणबद्ध तरीके से आपने बताया कि कितने चरणों में किन किन राज्यों में चुनाव हो सकते हैं, आपके पास कोई जानकारी? देखिए जी मनीष जी, बिल्कुल, और ये सारी जो गाइडलाइंस है, जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसी को देखना होगा कि चुनाव आयोग ने जो तमाम जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे बात करने के बाद, 5 राज्यों में बात करने के बाद, वहाँ पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनसे बात करने के बाद कुछ गाइडलाइंस तैयार किए हैं, प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं। हालांकि 2 बड़े चुनाव इस कोविड काल में ही हो चुके हैं, एक बिहार का चुनाव और दूसरा पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा थी और पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होते होते तो सेकेंड वेव भी आ चुकी थी। तो हालांकि वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल रखे गए थे, लेकिन हमने देखा था कि जो बहुत सारी चीजें हैं उन्हें नजरअंदाज वहां पर भी किया गया। तो उम्मीद इस वक्त यह है कि जो कड़े नियम है वो यहां पर बनाए जाएंगे और साथ ही साथ जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी संख्या बढ़ाए जाने की बात बिल्कुल यहां पर की गई है। यानी उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में जितने पोलिंग बूथ पिछले बार पर पिछली बार चुनाव हुआ था उससे कई बड़ी संख्या इस बार पुनः में बूथों की होने वाली है। साथ ही साथ जो मैन पावर है शायद वो भी यहां पर बढ़ाई जाएगी और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे बेहद सख्ती से फॉलो किया जाएगा। जी बिल्कुल रमन, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे कई सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से अर्चना सिंह भी बनी हुई है, नीरज लखनऊ से बने हुए, चंडीगढ़ से लखवीर है और दिल्ली से रमन है। अर्चना, 5 राज्यों के चुनाव लगातार आप भी कवर करती रही हैं, लेकिन कोविड काल के दौरान जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी इस कोरोना की तीसरी लहर में चुनाव को संपन्न कराने की और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो? बिल्कुल सरफराज, चुनाव अच्छी तरह से पूर्ण हो ये सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने इस बार होगी कोरोना, क्योंकि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। तो अब देखना होगा क्या कुछ बदलाव करता है चुनाव आयोग, क्या नई गाइडलाइंस जारी होती हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव पोस्टपोन होने चाहिए, लेकिन हालात जो थे तो उसके बाद सभी दलों की एक राय बनी
कि चुनाव समय पर तय वक्त पर होना चाहिए। जो जरूरी है, चुनाव की तारीखें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इस पर सभी दल एक राय हैं, एक मत हैं। तो अब चुनाव आयोग ने तय कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक भी है। तीसरी लहर शुरू हो चुकी है तकरीबन। जिस तरह से लगातार पूरे देश में केस बढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग क्या तैयारियां करता है, क्या गाइडलाइंस देता है, क्या नए ऐसे नियम होंगे जो वो बनाएगा कोविड को लेकर, क्योंकि बहुत जरूरी है। चुनाव होना जितना जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी है कि लोग सुरक्षित रहें जो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर आए। क्या लोगों की संख्या कम की जाएगी, क्या पोलिंग बूथ बढ़ाई जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी चुनाव आयोग करता है तो उसको और ज्यादा लोगों को वहां पर करना होगा तैनात, जो ये काम सुचारू रूप से करा पाए। और हमें उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव भी याद रखने होंगे, जिसके बाद दूसरी लहर आई थी और उसके बाद हमने देखा था कि क्या स्थिति हुई थी उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर। तो ये तमाम चुनौतियां हैं और उम्मीद हम ये भी करते हैं कि पंचायत चुनाव से चुनाव आयोग ने जरूर सबक भी लिए होंगे। कई ऐसी चीजें हैं जो मापदंड है जो वो तय करेगा, और वो आज जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उम्मीद है कि काफी स्थिति उस वक्त साफ हो पाएगी।